नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए जय संधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज यानी कि यूलिप पे जो टैक्स लगा है उसके बारे में इस बजट 2021 में। तो उसमें क्या है कि अभी तक 1010D में यूलिप के जो पैसे आते थे ऑन रिडीम्शन और ऑन द पार्शियल विड्रॉल वगैरह, तो जो पैसे मिलते थे यूलिप के वो एग्जेम्प्ट हुआ करते थे अभी तक 1010D में। उसमें मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी पिछले मंथ ही उसमें जारी किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रीमियम की जो अमाउंट है उससे सम एश्योर्ड जो है वो 10 टाइम्स का रेशियो होना चाहिए, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। वो एक कंडीशन थी वहां पे, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट हो जाता था। तो लोग क्या करते थे अभी कि 112A जो सेक्शन है जिसमें इक्विटी शेयर्स वगैरह पे या तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे हम जानते हैं कि 10% का टैक्स लग गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कहलाता है। तो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे कि बड़ी अमाउंट HNI जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे यूलिप वगैरह में, जिसके उनको टैक्स का बेनिफिट हो। लेकिन गवर्नमेंट के ध्यान में ये बात आ गई और अभी उन्होंने 1010D में ये जो लूप होल है उसको भी वहां पे सील कर दिया है। तो देखते हैं कि किस तरह से उसमें प्रोविजन की गई है। तो पहले तो क्या किया गया है कि जो यूलिप है उसको कैपिटल एसेट के तौर पे डिफाइन कर दिया गया है। सेक्शन 214 में अमेंडमेंट करने से वो कैपिटल एसेट हो गई है अभी। दूसरी बात कि जो कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी जिस सेक्शन के द्वारा होती है, सेक्शन 45, उसमें सब सेक्शन 1B ऐड करके ये जो कैपिटल एसेट है यूलिप उसको चार्जेबल भी कर दिया गया है। और उसके अलावा 1010D में प्रोविजो 2 ऐड की गई है, 4th प्रोविजो और 5th प्रोविजो 2 वहां पे ऐड कर दी गई है। 4th प्रोविजो में क्या कहा गया है कि जो भी यूलिप इश्यू की गई है 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद अगर कोई भी यूलिप इश्यू की गई है तो उसका जो एनुअल प्रीमियम बनता है, कोई भी पॉलिसी ईयर हो, कितने भी पॉलिसी ईयर्स हो, कोई भी पॉलिसी ईयर का प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो गया तो उसकी जो अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगी या तो एट द टाइम ऑफ सरेंडर मिलेगी, वो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगी। और अगर एक से ज्यादा पॉलिसी हुई, मतलब कि 1 फरवरी 2021 के बाद आपने मल्टीपल यूलिप्स ली है, आपको मल्टीपल यूलिप्स इश्यू की गई है, तो उसमें ऐसा नियम है कि वो सभी यूलिप में से जितनी यूलिप्स की अमाउंट जो है वो अमाउंट प्रीमियम वाली, एनुअल प्रीमियम वाली अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं, वो जो अमाउंट है उसका टोटल 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, वहां तक की जो पॉलिसीज होगी, उतनी राशि वाली जो पॉलिसीज होगी जिसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है, उसको ये 1010D का एग्जेम्पशन शुरू रहेगा, अदरवाइज वो भी चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के कौन कौन से केस में ये पॉलिसीज चार्जेबल होगी और कौन से केसेस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ये पहला एग्जाम्पल, जिसमें पहली जो यूलिप है वो इश्यू की गई है 1 अप्रैल 2019 को, जिसका एनुअल प्रीमियम 6 लाख है, और उसके बाद जो यूलिप खरीदी है वो 1 फरवरी 2021 को इश्यू की गई है और उसका एनुअल प्रीमियम 2 लाख है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो 8 लाख एनुअल प्रीमियम हो रहा है, अदरवाइज दोनों की दोनों पॉलिसीज का जो अमाउंट आएगा 1010D में एग्जेम्प्ट होगा। क्यों एग्जेम्प्ट होगा कि जो 6 लाख वाली पॉलिसी है वो 1 फरवरी 2020 के पहले इश्यू की गई है, तो उसको तो ये 1010D वाला अमेंडमेंट जो आया है 4th प्रोविजो वाला वो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। और उसके पहले बाद की जो पॉलिसी है, मतलब 2 लाख वाला प्रीमियम वाली, तो वो 2.5 लाख के अंदर ही है, इसलिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हैं 3 पॉलिसीज है और तीनों की तीनों पॉलिसी जो है वो 1 फरवरी 2021 या उसके बाद ही इश्यू की गई है। तीनों की एनुअल प्रीमियम अमाउंट्स है 2,50,000 और 25,000। तो अभी हमको रेफर करना पड़ेगा 5th प्रोविजो। 5th प्रोविजो में कहा है कि अगर मल्टीपल यूलिप्स इश्यू की गई है तो ऐसे केसेस में उनकी जो एनुअल प्रीमियम की अमाउंट है वो जब तक 2.5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तब तक की जो पॉलिसीज होगी उसको एग्जेम्प्ट करना है, बाकी को नहीं करना है। मतलब होगा क्या कि
जो पहली 2 लाख जिसका प्रीमियम है वो एक पॉलिसी और दूसरी 50,000 वाली, ये दोनों का टोटल मिला है तो 2.5 लाख हो रहा है। तो 2.5 लाख तक के प्रीमियम तक एग्जेम्प्ट होगा, मतलब ये 2 पॉलिसीज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तीसरी पॉलिसी जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो अभी इसमें होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को जो चार्जेबल पॉलिसीज होती है उसके ऊपर टीडीएस काटना होता है। जैसे कि मैंने मेरा जो अर्लियर वीडियो है इसके पहले वाला, उसमें मैंने 1 महीने पहले ये चीज बताई थी, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि टीडीएस कटता है। तो अपने आप ही इंश्योरेंस कंपनी को ही ये सब रूल लगा के डिसाइड करना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति को मल्टीपल पॉलिसीज दी हुई है तो उसके कस्टमर नंबर के हिसाब से वो ही इसका पूरा अर्थघटन उसको ही करना पड़ेगा, उनके ही सॉफ्टवेयर को करना पड़ेगा कि कितनी पॉलिसीज तक एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है और मैक्सिमम बेनिफिट कैसे पॉलिसी होल्डर को दिया जाए टैक्सेशन का, तो वो अपने आप ये सब गिन लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल 3 आपकी स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं, वहां पे देखिए आप 3 पॉलिसीज है, तीनों पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद या उस दिन को ही इश्यू की गई है। प्रीमियम है 260, 50 और 25। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि सिर्फ उतनी पॉलिसीज लेनी है जिसका एनुअल प्रीमियम 250 से एक्सीड नहीं हो रहा है, तो उसमें तो 2 ही पॉलिसी आएगी, क्योंकि पहली पॉलिसी तो वैसे ही एक्सीड हो रही है। कोई पॉलिसी पार्शियली टैक्सेबल और पार्शियली एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती है। 5th प्रोविजो में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। 5th प्रोविजो के वर्ड्स को हम अगर इंटरप्रेट करें, वर्ड टू वर्ड उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करें, तो उसमें से ऐसा ही अर्थघटन निकलेगा कि जो दूसरी और तीसरी पॉलिसी है 50,000 जिसका प्रीमियम और 25,000 जिसका प्रीमियम है, अगर उन दोनों को मिलाया जाए तो इसका प्रीमियम टोटल 2.5 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है। मतलब वो 2 पॉलिसीज की अमाउंट जो आएगी तभी वो 1010D में एग्जेम्प्ट होगी, पहली पॉलिसी की अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अभी ये टैक्सेबल होगी तो कौन से हेड के अंडर में इनकम टैक्स में कितना इसका टैक्स भरना पड़ेगा, क्या होगा इसका, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कैपिटल एसेट के तौर पे डिफाइन की गई है और इसको सेक्शन 45 के तहत चार्जेबल भी किया गया है। और उसके अलावा सेक्शन 112A जिसके अंडर में इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन जो होता है, उसी सेक्शन में अमेंडमेंट करके वहां पे जो एक्सप्लेनेशन में इक्विटी ओरिएंटेड फंड को डिफाइन किया गया है, उसी के साथ उसको अमेंड करके ये जो यूलिप पॉलिसी है उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अंडर में ही डिफाइन कर दिया गया है। मतलब कि इक्विटी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है उसको भी 112A के हिसाब से इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाएगा और उसका भी टैक्सेशन 12 महीने से ज्यादा होने की वजह से 10% में ही टैक्स लगेगा, मतलब फिक्स 10% का इसमें टैक्स लगेगा। तो इस तरह से 112A में उसको मान लिया गया है। लेकिन यहां पे एक क्षति रह गई है। क्यों क्षति रह गई है कि 112A में सभी यूलिप को इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अंडर में डिफाइन कर दिया है। यहां पे एक भूल हो गई है ड्राफ्टिंग में। क्यों? क्योंकि जो यूलिप पॉलिसीज होती है उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं, जिसमें से कई बैलेंस फंड भी होते हैं और कई डेट्स फंड भी होते हैं। तो ये जो डेट फंड वगैरह है जिसमें इक्विटी का इन्वेस्टमेंट 65% है ही नहीं, उसको कैसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोला जा सकता है जिसमें 1% भी इक्विटी नहीं है। तो यहाँ पे एक ये ड्राफ्टिंग की क्षति रह गई है जिसको इन नियर फ्यूचर ठीक कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे ही वो ठीक करेंगे मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। दूसरी चीज कि जिस तरह से इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचने पे जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कटता है हमारा, तो वो भी फाइनेंस एक्ट 2004 को अमेंड करके ये जो यूलिप्स वगैरह है उसको भी एसटीटी के अंडर में ला दिया गया है। तो अभी जो पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के दिन या उसके बाद में इश्यू की जाएगी वो जब भी विड्रॉ होगी तब उसके ऊपर भी एसटीटी कटेगा। और मेमोरेंडम में एक चीज और भी लिख दी है कि 111A में इसका एक मेंशन कर दिया गया है। तो 111A में इसका मेंशन होना नहीं चाहिए। 111A क्या है? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो वो इसमें हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आईआरडीए की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 5 साल से पहले मैच्योर हो ही नहीं सकती है, इसलिए ये कंपल्सरीली लॉन्ग टर्म में ही जाएगा और 112A में ही जाएगा। 111A में कभी आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से बिल में भी 111A में कोई अमेंडमेंट नहीं सूचित किया गया है, लेकिन मेमोरेंडम में गलती से 111A का मेंशन कर दिया गया है। और अभी भी इसमें कोई अगर क्लैरिफिकेशन की जरूरत रही तो सीबीडीटी ने अपने ये एक पावर अपने हाथ में रखा है कि
रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर CBDT इश्यू कर सकता है इन फ्यूचर। अगर कोई भी इसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत उनको लगी तो वो क्लैरिफिकेशन इसमें इश्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब से लगेगा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पे टैक्स। और अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।